नमस्ते, वेलकम टू एडिशन। कल 8 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया। केस था द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ है तमिलनाडु राज्य और दूसरी तरफ उनके खिलाफ है तमिलनाडु राज्य के ही राज्यपाल। यहां पर तमिलनाडु राज्य के मायने होते हैं वहां की राज्य सरकार। बीते कई महीनों से, अब तो कहिए कि सालों से, वहां की राज्य सरकार और राज्यपाल, जिनका नाम है RN रवि, इन दोनों के बीच जैसे कि लड़ाई चल रही है। तमिलनाडु राज्य की सरकार, MK स्टालिन की सरकार का दावा यह है कि वो राज्यपाल इलेक्टेड गवर्नमेंट के कहने के हिसाब से राज्य को नहीं चला रहे हैं, उनके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रूल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक राज्य को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज समथिंग विच इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कभी वो सरकार के द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करते हैं, तो कभी वो क्या करते हैं, सरकार के द्वारा उनको जो स्पीच दी गई है विधानसभा में डिलीवर करने के लिए, उस स्पीच से कुछ अंश वो हटा देते हैं। इस बार जो मामला है वो बिल्स के बारे में है। तमिलनाडु की विधानसभा के द्वारा पारित किए गए बिल जो RN रवि को भेजे गए थे उनके हस्ताक्षर के लिए, क्योंकि जब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हो जाता कोई भी बिल वो एक्ट नहीं बन सकता है, वो विधेयक ही रह जाता है, वो कानून नहीं बनता है। तो ऐसे कुछ 10 बिल्स थे जो तमिलनाडु की विधानसभा के द्वारा गवर्नर को भेजे गए थे। पहले तो गवर्नर ने किया क्या, ही सेट ऑन देम फॉर इंडेफिनिट पीरियड, मतलब उन्होंने उस पर कोई काम ही नहीं किया। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई बिल राज्यपाल के पास आए तो उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उस बिल को मंजूरी दे दे, या फिर वो उस बिल को मंजूरी ना दे। तीसरा ऑप्शन है वो उस बिल को भेज सकते हैं राष्ट्रपति के पास। वैसे उनके पास एक चौथा ऑप्शन भी है जो कि आर्टिकल 200 के प्रोविजन 2 में दिया गया है कि अगर वो चाहे तो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं राज्य की विधानसभा को। तो इनमें से कोई ऑप्शन तो आपको एक्सरसाइज करना होगा। हाँ, इन्होंने नहीं किया। ही सेट ऑन दोज बिल्स फॉर इंडेफिनिट पीरियड। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आखिरकार इन्होंने इस बिल पर काम किया और फिर तमिलनाडु की विधानसभा ने उन्हीं बिल्स को दोबारा पारित करवाया। दोबारा पारित कर कर जब उन बिल्स को भेजा गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने इस बार क्या किया, उन्हीं बिल्स को भेज दिया राष्ट्रपति के पास। और जहां तक मेरी जानकारी है, इन 10 बिल्स में से एक ही बिल है कि जिसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, 7 बिल्स हैं कि जिनको उन्होंने खारिज कर दिया है, और 2 बिल्स हैं कि जिनको राष्ट्रपति जी ने कंसिडर ही नहीं किया है। आखिरकार हुआ क्या, यू अननेसेसरीली डिलेड द होल प्रोसेस। बिना वजह आपने उस पूरी प्रोसेस को डिले कर दिया, एंड एज इफ यू आर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द होल प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। विधानसभा के द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया है ना, आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस राज्यपाल के इस एक्ट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इट इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट। सालों सदियों तक इसको याद रखा जाएगा। जिस तरह से हम केशवानंद भारती केस के जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में याद रखते हैं, मिनर्वा मिल्स केस हुआ, मेनका गांधी केस का जजमेंट हुआ, गोलकनाथ केस का जजमेंट हुआ, बोम्माई केस का जजमेंट हुआ, इन सब जजमेंट्स को हम एक लैंडमार्क जजमेंट्स के रूप में याद रखते हैं ना, वैसे इस जजमेंट को भी याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बताया है कि अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नर डज नॉट एंजॉय एब्सोल्यूट वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर। ना ही उनके पास एब्सोल्यूट वीटो पावर है, ना ही उनके पास पॉकेट वीटो पावर है। एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या होता है, जब आपके पास कोई प्रस्ताव लाया जाए और अगर आपके पास अधिकार हो कि आप उस प्रस्ताव को खारिज करें, आप उसको रिफ्यूज करें, तो वो आपका एब्सोल्यूट वीटो पावर माना जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में इसको किस तरह से देखा जाएगा, राज्य की विधानसभा के द्वारा कोई बिल पारित किया गया, राज्यपाल को भेजा गया, राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, उसको नामंजूर कर दिया, तो उसका एब्सोल्यूट वीटो पावर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में मना किया है कि भारत का संविधान ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कि जिसमें प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर दे आर जस्ट नॉमिनल हेड्स, दे आर जस्ट नॉमिनल हेड्स, उनके पास इस तरह का एब्सोल्यूट वीटो पावर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो के मायने क्या होते हैं, जब भी कोई बिल राज्यपाल को भेजा जाए
उनके पास 4 ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको पहले बताए। मान लीजिए कि वो इन चारों में से एक भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो आर.एन. रवि ने इस मामले में किया था। पहले जब उनको वो जो 10 बिल्स भेजे गए थे, उन बिल्स पर उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ना ही मंजूरी दी, ना ही ये बताया कि मैं उसको नामंजूर करता हूँ, ना ही उन बिल्स को उन्होंने वापस भेजा, ना ही राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए उनको भेजा। तो ये क्या किया आपने? जैसे कि उन बिल्स को अपने टेबल पर रख दिया, अपने पॉकेट में रख दिया, उस पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया। इसी चीज़ को हम मानते थे पॉकेट वीटो। किताबों में भी इसको पॉकेट वीटो कहा गया है। ये माना जाता है कि जब किसी बिल पर निर्णय लेने के लिए कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की गई है, मतलब कि कितने वक्त में आपको उस पर अपना निर्णय डिक्लेयर करना होगा, जब वो तय नहीं किया गया, वो टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है, तो हम मान सकते हैं कि उनके पास पॉकेट वीटो है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। आपके पास आर्टिकल 200 में पॉकेट वीटो की भी सुविधा नहीं है। मैं बार बार अपने क्लास में ये कहता रहता हूँ कि देर आर वीटो पावर्स, एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर, बट द फैक्ट इज कि वीटो पावर का किसी भी तरह का जिक्र आपको संविधान में नहीं मिलेगा। वीटो पावर, इन शब्दों का इस्तेमाल आपको संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111, 111 और आर्टिकल 200, इन दोनों आर्टिकल्स के प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन कर कर हमने वीटो पावर का कॉन्सेप्ट बनाया है। इट डज नॉट फाइंड डायरेक्ट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ये शब्द नहीं लिखे गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन कर कर हमने जो वीटो पावर का कॉन्सेप्ट बनाया है, इट मे चेंज विथ टाइम। उसके अंदर बदलाव आ सकते हैं। एज पर द नीड ऑफ द आवर यू माइट नीड टू चेंज द मीनिंग्स ऑफ द सेम। और अभी क्या बताया गया है कि ना ही आपके पास एब्सोल्यूट वीटो पावर है, ना ही आपके पास पॉकेट वीटो पावर है। किस आधार पर आपने ये बताया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 200 को ध्यान से पढ़िए। राज्यपाल को निर्णय देना है, लेकिन निर्णय देने के बारे में वहां पर कहा क्या गया है? ही शैल डिक्लेयर हिज डिसीजन। ही शैल डिक्लेयर हिज डिसीजन। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, शैल। मतलब कि आपको अपने निर्णय की घोषणा करनी होगी, आपको अपने निर्णय की घोषणा करनी ही होगी। शैल डिक्लेयर मतलब क्या हुआ? बिल एक बार आपके पास आए तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या आप उसको मंजूरी देते हो, या फिर आप मंजूरी देने का इनकार करते हो, या फिर आप उसको राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हो, या फिर आप विधानमंडल को ही वो वापस भेजना चाहते हो। यू मस्ट एक्सप्रेस योर डिसीजन। जो भी डिसीजन हो आपको एक्सप्रेस करना ही होगा। यहां पर तो आपने किया ही नहीं, तो दैट मीन्स इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 200, राइट? जो बात मानी जाती थी कि आर्टिकल 200 या फिर 111 में, जो कि राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में है, वहां पर कहीं भी टाइम लिमिट तो सेट नहीं की गई है कि कितने वक्त में उनको डिसीजन सुनाना होगा, डिक्लेयर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 200 को ध्यान से पढ़िए। वहां पर लिखा गया है एज सून एज पॉसिबल मे बी। हाँ, मतलब कि हो सके उतना जल्दी। भले ही वहां पर टाइम फ्रेम सेट नहीं की गई है, लेकिन वहां पर लिखा गया है ना, हो सके उतना जल्दी। इसका मतलब ये होता है कि एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में आपको अपना डिसीजन डिक्लेयर करना होगा। क्या ये रीजनेबल है? 1 साल, 1.5 साल तक आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो क्या वो रीजनेबल माना जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया एक पुराने केस का, जो था पेरारीवलन केस, एजी पेरारीवलन केस। इस मामले में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को माफी देने का अधिकार है, वो मामला था एजी पेरारीवलन। पूरा मामला तो बहुत लंबा है, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा कि जहां पर एजी पेरारीवलन ने उनको अदालत के द्वारा, राजीव गांधी असैसिनेशन केस है, उसमें वो कॉन्विक्ट घोषित हुए थे, उनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया था। इवेंचुअली जब उन्होंने मर्सी पिटिशन फाइल करी, काफ़ी सालों तक उसका कोई जवाब नहीं आया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया था लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में। उसके बाद उन्होंने 2018 में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल को मर्सी पिटिशन फाइल करी और मांग करी कि उनको छोड़ दिया जाए। राज्यपाल को ये काम करने के लिए कि आप उनको माफ़ी दे दीजिए, तमिलनाडु राज्य की सरकार के द्वारा सलाह दी जाती है। लेकिन वहाँ के राज्यपाल ने किया क्या? उन्होंने इस मैटर को फॉरवर्ड कर दिया राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति वो फैसला लेंगे। अब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है नहीं, ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है नहीं, फिर भी उन्होंने इस मैटर को रेफर कर दिया राष्ट्रपति को और बताया गया कि जब भी डेथ सेंटेंस रिलेटेड कोई मामला हो तो वहाँ पर माफ़ी देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं होता है। ऐसा कहीं पर लिखा तो गया नहीं है।
फिर भी ये कहा गया। और इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्सी पिटिशन जब फाइल की जाए ना, तो देयर हैज़ टू बी सम रीजनेबल टाइम फ्रेम कि जिसके अंदर आप उनको जवाब दोगे। सालों तक आपने जवाब नहीं दिया, ये कैसे सही माना जा सकता है? वहां पर एक टाइम फ्रेम, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट आया था। इसी का आधार बनाकर इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि भले यहाँ पर टाइम फ्रेम सेट नहीं की गई है, फिर भी आपको एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में जवाब देना ही होगा। पॉकेट वीटो आपके पास नहीं है। इसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये होंगे कि यू डोंट हैव एब्सोल्यूट वीटो पावर, यू डोंट हैव पॉकेट वीटो पावर। लेकिन अभी भी ये हो सकता है, हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद भी राज्यपाल वही करे जो पहले करते थे। टाइम फ्रेम तो सेट है नहीं, तो हम संविधान में अगर टाइम फ्रेम सेट नहीं है तो हम अपनी मर्जी से जवाब देंगे। ऐसा ना हो, शायद सुप्रीम कोर्ट को पता होगा कि इस फैसले के बाद भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, दैट्स द रीजन इट बिकम्स अ लैंडमार्क जजमेंट, कि इस जजमेंट के अंदर उन्होंने टाइम फ्रेम सेट कर दी है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या करना पड़ता है। संविधान में टाइम फ्रेम सेट नहीं की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाइम फ्रेम्स सेट की गई है। क्या है ये टाइम फ्रेम्स? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जब कोई बिल राज्यपाल के पास आए और उस बिल को राज्यपाल नामंजूर करना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू विदहोल्ड हिज असेंट और ही वॉन्ट्स टू सेंड दैट बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर वो राष्ट्रपति को रेफर करना चाहते हैं उनके कंसिडरेशन के लिए, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये सब वो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करना चाहते हैं, तो ये निर्णय, इस बारे में निर्णय उनको 1 महीने के अंदर लेना होगा। यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या है? 1 मंथ। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग कि राज्यपाल को जो बिल भेजा गया है, अगर राज्यपाल उसको नामंजूर करना चाहते हैं कॉन्ट्रारी टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर अगर वो उसको नामंजूर करना चाहते हैं, तो ये निर्णय उनको 3 महीनों के अंदर लेना होगा। और हाँ, 3 महीनों के अंदर उनको निर्णय लेना होगा, उस बिल को रिटर्न करना होगा विथ अ मैसेज, मतलब अनकंडीशनल डिसअप्रूवल नहीं हो सकती है। मतलब कि मेरे दिमाग में आया कि मुझे मंजूरी नहीं देनी है और मैंने मंजूरी ना दी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने मंजूरी नहीं दी है तो आपको समझाना होगा कि वो क्यों नहीं दी है 3 महीनों के अंदर, राइट? थर्ड थिंग, अगर मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर राज्यपाल उस बिल को भेजना चाहते हैं राष्ट्रपति को, तो उसके लिए भी पीरियड सेट किया गया है 3 मंथ्स। मतलब कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जहां आपको मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक कुछ काम करना है बिल के बारे में, उसको नामंजूर करना है या फिर राष्ट्रपति को भेजना है, तो वहां पर पीरियड कितना है? 1 मंथ। और अगर आपको उनकी सलाह के खिलाफ जाकर ये सब करना है तो वहां पर पीरियड दिया गया है 3 महीनों का। आखिरी चीज, राज्यपाल ने उस बिल को रिटर्न किया। प्रोविजन 2 में प्रोविजन है कि आप उसको वापस भेज सकते हो, सस्पेंसिव वीटो जिसको कहा जाता है। अगर राज्यपाल ने वो बिल वापस भेजा है विधानसभा को, विधानसभा ने उसको दोबारा पारित किया, दोबारा भेजा गया राज्यपाल के पास, इस वक्त राज्यपाल के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त रहेगा। नथिंग। तो इस तरह से इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट्स सेट की है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। हो सकता है कि किसी एंगल से इसको जुडिशियल ओवररीच माना जाए, अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी इन दी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मैटर्स, शायद इसको माना जाए। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, केरला में बने हैं, तेलंगाना में बने हैं, पंजाब में बने हैं, वेस्ट बंगाल में बने हैं, कि जहां पर कंटिन्यूअस बैटल्स आर गोइंग ऑन बिटवीन द स्टेट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, उन हालातों में शायद यही सही है कि टाइम लिमिट्स सेट की जाए। एक मुद्दा ये भी उठाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टाइम लिमिट्स को सेट कैसे कर सकता है कि जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी टाइम से लिमिट का मेंशन नहीं है, संविधान के अंदर अगर टाइम लिमिट नहीं दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे सेट कर सकती है? और अगर उसने सेट करी तो क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा? संविधान में जो बात नहीं लिखी गई है वो आपने जजमेंट में लिखी, इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से आपने संविधान को अमेंड किया। ये दावा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब भी अपने जजमेंट में दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया है, उसमें संशोधन नहीं किया है। संशोधन किया ऐसा माना जा सकता था अगर हमने उसकी प्रोसीजरल मैकेनिज्म
आर्टिकल 200 के अंदर जो प्रक्रिया दी गई है ना, उस प्रक्रिया को अगर हमने बदला होता ना तो वो अमेंडमेंट माना जाता। हमने वो नहीं किया है। हमने क्या किया है, उसी प्रक्रिया को और क्वालिफाई किया है, जो उसका इनहेरेंट मीनिंग है कि ये सब काम बहुत ही जल्दी हो जाना चाहिए, तो वो आर्बिट्ररी एक्शन ना हो और काम जल्दी से हो, उसके लिए हमने कुछ शर्तें उसके साथ जोड़ दी है। एंड दैट इज नॉट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको संविधान में संशोधन नहीं माना जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर बहुत ही बड़ी बात कही है। पहले तो आपके पास एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो पावर्स है ही नहीं। जनरल रूल एस्टैब्लिश किया है कि गवर्नर को मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही चलना होगा, और जब उनके सामने कोई बिल लाया जाए तो उस बिल पर उनको कितने वक्त के अंदर रिएक्ट करना होगा, उसके लिए वहां पर समय सीमा तय की गई है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। आशा करते हैं कि इसी तरह से चीज़ें चले और संविधान के मुताबिक देश की हर एक राज्य की व्यवस्था चले। यही ज़रूरी है। दैट इज़ रूल ऑफ लॉ। आशा करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।